गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा ताशी राबस्तान को। तो अभी केंद्र सरकार ने जस्टिस ताशी राबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई हाई कोर्ट से जहाँ पे नए चीफ जस्टिस बने, वो सारे मैं आपको एक साथ इसी प्रश्न में बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं कौन? जस्टिस मनमोहन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं राजीव शकधर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तो शायद मैं आपको बता चुका हूँ पहले, सुरेश कुमार केत है। और मेघालय हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। केरल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने नितिन मधुकर जामदार। मद्रास हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने के.आर. श्रीराम। झारखंड हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं एम.एस. रामचंद्र राव। तो ये 7 हाई कोर्ट और ये एक प्रश्न वाला 8, टोटल 8 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो अगर सारे आप याद नहीं रख सकते हो क्योंकि ये रिप्लेस होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो कम से कम अपने अपने राज्य का, अगर इन राज्यों से आप बिलोंग करते हो तो इनका तो आप ज़रूर से ध्यान रखना। अपने अपने राज्यों का तो ध्यान रखना ही चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए क्योंकि चेंज होते रहते हैं। अच्छा, वैसे हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 214 से लेकर 231 आर्टिकल में इसका उल्लेखित है। और टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। 25वां अमरावती हाई कोर्ट है, याद रखना। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उस स्टेट के गवर्नर। नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 217 के तहत। और अगर आपसे पूछा जाए किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट में। और पहली महिला चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट में पूछेंगे तो लीला सेठ रही थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। अच्छा, यूं बताओ हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो याद रखना 226 आर्टिकल के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल 215। ये 2 प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर मैं आपको हाई कोर्ट से संबंधित बताऊं तो एक तो ये याद रखो, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना रांची झारखंड में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट था केरल हाईकोर्ट। कौन सी भाषा में? वहाँ चलती है मलयालम भाषा में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू होगा? केरल के कोल्लम में। तो ये भी कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम है पांचों को जीवित रखना, कीप द 5 अलाइव। अब यहाँ पे पांचों से क्या मतलब है? देखो, विश्व में मुख्य रूप से गेंडों की 5 प्रजातियाँ पाई जाती है। जावना, सुमात्रा, ब्लैक राइनो, एक सिंग वाले यानी कि वन हॉर्न राइनो और वाइट राइनो। इसीलिए इसकी थीम इस प्रकार की है, पांचों को जीवित रखना, कीप द 5 अलाइव। आपको याद होगा अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए तो वर्ल्ड बैंक ने पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था। तो याद रखेंगे 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मना रहे हैं। अब डे वाला प्रश्न आ गया। चलो, सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया था। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन। और 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, जो कि सितंबर के पहले शनिवार को होता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया, जिसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि बांस दिवस। और 21 सितंबर को ये 3 दिवस मनाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, पीस डे। और ये जो हमने मनाया विश्व अल्जाइमर दिवस, ये भी 21 सितंबर को है। और इंटरनेशनल रेड पांडा डे ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, तो इस बार 21 सितंबर को मनाया। वैसे 21 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी मनाया, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, तो इसको भी 21 सितंबर को हमने मनाया। और 22 सितंबर अभी मैंने आपको बताया
विश्व गेंडा दिवस था। तो ये सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिए, तो ध्यान रखना। बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ तो मेरे साथ साथ बोला करो, चीज़ें आपको मैक्सिमम यहीं पे याद होने लगेंगी। इतनी बार मैं आपको चीज़ों का रिवीजन करवा देता हूँ। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 35वां संस्करण किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, बताऊंगा क्यों। तो एक तो आपको याद होगा कि इससे पहले जो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था वो भारत में हुआ था, जो 2022 में हुआ था। आपको याद होगा, भारत में भी कहाँ, चेन्नई में हुआ था। और उसमें जो पुरुषों का संस्करण है वो उज्बेकिस्तान ने जीता था और महिलाओं का जीता था यूक्रेन ने। और अभी 2 साल बाद, हर 2 साल में होता है, तो 2 साल बाद यानी कि 2024 में ये हुआ 45वां संस्करण चेस ओलंपियाड का। कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में। तो इसमें पुरुषों का संस्करण भी भारत ने जीता है और महिलाओं का भी भारत ने जीता है। और पुरुषों में हमने किसे हराया ये भी याद रख लो, रनर अप भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे पुरुषों में भारत ने स्लोवानिया को हराया है और फीमेल में भारत ने अजरबैजान को हराया है। तो पुरुषों में कुछ चेस प्लेयर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखना, जैसे कि डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानानंद, विदित गुजराती। इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला और इनकी बदौलत हमने यहाँ पे गोल्ड जीता, मतलब पुरुषों की चैंपियनशिप जीती। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो वैशाली रमेश बाबू का नाम याद रखना, दिव्या देशमुख हो गई, तानिया सचदेव हो गई। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, इनके नाम दे करके आपसे पूछ लेंगे, बताओ उनका संबंध किससे है? तो चेस से है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मार्क कर लेना कि भारत ने पहली बार इसमें मेल और फीमेल इवेंट को एक साथ जीता है, मतलब एक ही संस्करण में पुरुषों का भी जीत लिया और महिलाओं का भी हमने जीत लिया है। और एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली है, यहाँ पे जो पुरुष टीम विजेता रही है तो इसको हैमिल्टन कप मिला है और जो महिला टीम है उसको वेरा मेंचिक कप मिला है। और अगर किसी भी देश की जो पुरुष और महिला की टीम है वो एक ही संस्करण को जीत लेती है, जैसे कि इस बार का हुआ ना 45 जो एडिशन था इसका, तो उसमें महिलाओं में भी भारत जीता है और पुरुषों में भी भारत जीता है। तो पुरुष और महिला की टीम को संयुक्त रूप से एक ट्रॉफी मिलती है जिसको कहा जाता है गैप्रिंडाश्विली कप। और ये कप कब मिलता है? जब भी चेस ओलंपियाड में किसी एक देश की टीम ने दोनों इवेंट जीते हों, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी, तो दोनों टीम को संयुक्त रूप से ये कप दिया जाता है, गैप्रिंडाश्विली कप। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो ये प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। तो एग्ज़ाम में थोड़ा डीप में जाए ना, अगर एग्जामिनर ऊपर ऊपर पूछेगा तो आप बता ही दोगे। 45 नंबर का संस्करण था फिडे चेस ओलंपियाड का, कहाँ पे हुआ था? आपने कह दिया हंगरी के बुडापेस्ट में। पुरुषों का भी भारत ने जीता, महिलाओं का भी भारत ने जीता। हमने देख भी लिया, पुरुषों में भारत ने स्लोवानिया को हराया, महिलाओं में भारत ने अजरबैजान को हराया। अगर और डीप में जाता है तो कप वो आपसे पूछ सकता है, हैमिल्टन कप का संबंध किससे है? चेस से। वेरा मेंचिक कप का संबंध किससे है? चेस से। और गैप्रिंडाश्विली कप का संबंध किससे है? तो भी आंसर होगा चेस। तो मैंने हर तरह की जानकारी आपको दे दी, हर तरह से जैसे भी प्रश्न बन जाए वो सब आपको मैंने बता दिया। पूरे प्रश्न को खोल के आपके सामने रख दिया है। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो आप ध्यान में रखना। बाकी चेस से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वो मैं आपको आगे एक तरह का और प्रश्न हम पढ़ेंगे चेस से संबंधित, वहाँ पे बताऊँगा यहाँ पे, वरना एक साथ ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये एक और पॉइंट नोट कर लो, अगले साल यानी कि 2026 में जो 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड होगा, क्योंकि हर 2 साल में होता है, वो कहाँ पे होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वैसे कई बार ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा अगर रेगुलर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो। हाँ, और नए स्टूडेंट्स को बता दूं जो पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इन सभी का PDF आपको मिल जाता है क्वेश्चन आंसर्स का, और साथ में जो रिवीजन स्टैटिक में आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, उस भी PDF में मैं शीट अवेलेबल करा देता हूँ, वो बिल्कुल फ्री में होता है। कहाँ से डाउनलोड होगा PDF? तो अपने टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे, वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, तो प्रेस करके ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी PDF हो, अपलोड वीडियो आए, जब भी कोई मुझे बात बतानी हो आपको, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज की वीडियो की लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ यार मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया, कौन बन गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। तो आंसर होगा अनुरा कुमारा दिसानायके। तो अभी श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और उसे जीत लिया अनुरा कुमारा दिसानायके ने। इन्होंने किनका स्थान लिया, या इनसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे, रानिल विक्रमसिंघे थे। अब होंगे अनुराग कुमारा दिसानायके। वे नेशनल पीपल्स पावर पार्टी से हैं। वे 90 नंबर के यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं और श्रीलंका में उनको एकेडी नाम से जाना जाता है, वो फेमस है एकेडी के नाम से वहाँ पे। अच्छा, वैसे जब भी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री का प्रश्न आता है तो 2024 के इस तरह के सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ। तो आज सारे तो मैं आपको रिवाइज़ नहीं कराऊंगा, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट एक आध महीने में जो बने हैं वो आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। और श्रीलंका को भी एक बार मैप में हम देख लेते हैं। देखो, जैसे फ्रांस के भी नए प्रधानमंत्री बने थे, मिशेल बॉर्नियर नाम है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मदजीद तेब्बोने बने थे। थाईलैंड के पीएम पेटोंगटार्न शिवनावात्रा बनी। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान बने। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से बने सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर बने। तो यहाँ पे मैं केवल टॉप 10 आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी बने थे। बाकी अभी श्रीलंका को देखते हैं। ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल मिलेगी आपको। इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है और प्रेसिडेंट हमने कहा नए बन गए अनुराग कुमारा दिसानायके उनका नाम है। श्रीलंका और भारत के बीच में आपको पाक की खाड़ी मिलेगी जिसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, पाक स्ट्रेट। और इसके साथ हम मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज करते हैं, एक दोस्ती एक्सरसाइज भी होती है भारत श्रीलंका और उसमें मालदीव भी होता है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्वाड देशों के द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है। तो आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। आपको बताए क्वाड समिट 2024 ये हम पढ़ चुके हैं। पहले ये भारत में होना था इसी साल, लेकिन हुआ कहाँ पे, अमेरिका में हुआ। अमेरिका में भी कहाँ पे, अमेरिका के विल्मिंगटन में। अभी ये हो चुका है और भारत अगले साल होस्ट करेगा 2025 में। और ऐसा क्यों हुआ था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जो बाइडन के कार्यकाल का ये आखिरी साल है और अब वे चुनाव भी नहीं लड़ रहे। तो उन्होंने मोदी जी से कहा, यानी कि भारत से कहा कि एक काम करो, अभी मुझे होस्ट कर लेने दो मेरे रहते हुए, अगले साल आप होस्ट कर लेना। इसीलिए इस बार इसका आयोजन यानी कि क्वाड समिट कहाँ पे हुई, अमेरिका में हुई। कौन से नंबर की बैठक थी, 6ठे नंबर की। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक में क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए एक समुद्री पहल शुरू की है जिसका नाम रखा है मैत्री। और यहाँ पर कैंसर मूनशॉट पहल लॉन्च हुई है जिसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर को ख़त्म करना। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। ये किसके कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। और आपको याद भी होगा, इसके लिए हमने एक वैक्सीन भी बनाई है जिसका नाम है सर्वावैक वैक्सीन। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने तैयार किया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि I2U2 ग्रुप को पश्चिमी क्वाड बोलते हैं तो I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो I2 मतलब 2 ऐसे देश जिनका नाम I से चालू हो रहा है, इजराइल और इंडिया। और U2 मतलब USA और यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, कुछ और समिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो कि 2024 में कौन कौन से देश होस्ट कर रहे हैं, ये हमें पता लगेगा। G7 समिट को होस्ट किया इटली ने। G20 को इस बार होस्ट कर रहा है ब्राज़ील। और पिछले साल जब हमने इसको होस्ट किया था G20 को, इसमें नया सदस्य कौन बना था, अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है, ये भी याद रखना। इस बार ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है रशिया। और आपको पता है 1 जनवरी 2024 को इसमें 5 नए देश शामिल हुए। कौन कौन से हैं वो मैंने लिख दिए हैं, देख लो। इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन अभी प्रश्न एग्जाम में क्या आया था कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, किसने शामिल होने से मना कर दिया, तो वो अर्जेंटीना है, ये भी याद रख लो। हमने कहा क्वाड समिट 2024 में होस्ट कर रहा है अमेरिका। COP29 को होस्ट कर रहा है 2024 में बाकू अजरबैजान में होगा। ये इस साल के एंड में होगा, नवंबर तक। और पिछले साल COP28 हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। आसियान समिट 2024 में कौन होस्ट कर रहा है, लाओस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को होस्ट किया कजाकिस्तान में। और
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी नया सदस्य कौन सा बन गया? ईरान तो पिछले साल 9वां नंबर का बना था, अभी 10वां बन गया है बेलारूस, ये भी याद रखना। नाटो समिट 2024 को इसको भी अमेरिका होस्ट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में होगी इसकी बैठक। और इस बार छठा बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया थाईलैंड ने। और ये भी याद रखना, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वां अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ? आइवरी कोस्ट। वैसे इस सम्मेलन में इसमें टोटल 53 देश हो चुके हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों में ये 10वां अफ्रीकी देश बना है आइवरी कोस्ट, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आलोक रंजन। तो अभी आईपीएस ऑफिसर हैं आलोक रंजन और इनको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया चीफ बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा अमित गर्ग का नाम भी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के ये चीफ बन गए हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हमारे लिए आलोक रंजन का है, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ बन गए हैं। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये शीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो देखो, अभी अमृत मोहन प्रसाद ये सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने। दलजीत सिंह चौधरी ये बीएसएफ के बने। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के हैं। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के हैं। बी श्रीनिवासन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं। आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हैं। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के हैं। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के हैं। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी कोई नहीं बने, लास्ट टाइम राकेश पाल थे लेकिन उनका निधन हो गया। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के हैं। मनोज यादव आरपीएफ के हैं। राजेश निर्वाण होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। असम राइफल्स के विकास लखेरा हैं। अनुराग गर्ग अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बने थे। और एयर चीफ मार्शल अभी नए बन गए हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। और ये किनके स्थान पे आ रहे हैं? विवेक राम चौधरी, जिनका भी सितंबर लास्ट में रिटायरमेंट होना है, उसके बाद ये पद संभाल लेंगे। नेवल चीफ हमारे नए बने इसी साल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और आर्मी चीफ भी नए बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रिया सिन्हा ने। तो 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत लिया है रिया सिन्हा ने। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और रिया सिन्हा अब इंटरनेशनल लेवल पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। वे गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली और मात्र 19 साल की हैं। तो याद रखना, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया अभी रिया ने। और इसी तरह का एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने। और उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मिस वर्ल्ड 2024 का विजेता कौन रहा था? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक से हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिश पलासियो ने जीता, जो निकारागुआ से हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा राउतभाटा। तो अभी भारत का तीसरा स्वदेशी क्रिटिकल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर ये शुरू हुआ है राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ की यूनिट नंबर 7 में ये हुआ है शुरू। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस यूनिट ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, इसको सिंपल शब्दों में अगर समझें, यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो रही है, इसका मतलब ये हो गया। और इस यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट की है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसी तरह से इससे पहले जो गुजरात में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके यूनिट नंबर 3 और 4 ने भी क्रिटिकलिटी को हासिल किया था। और ये इंडिजिनसली हो रहा है, स्वदेशी रूप से हमने इसको हासिल किया है। मतलब किसी दूसरे देश ने इसको नहीं बनाया, हमने देश की हेल्प नहीं ली है, हमने खुद ने ये तैयार किया है, हमने खुद ने ये शुरू किया है। मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एज अ फ्यूल एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को या एलिमेंट को यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और फिजन रिएक्शन यहाँ पे होता है, तो वो कंट्रोल्ड मैनर में हो रही है। जैसे कि ऐसे समझो, 4 न्यूट्रॉन्स निकले, फिर ये चारों अलग अलग जाएंगे और 4 को आगे निकालेंगे। तो अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे फाइनली, तो वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाएगी, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर हमें कांस्टेंट, हम चाहिए कि कांस्टेंट यहाँ पे सप्लाई होती रहे, तो हर बार 4 ही निकलते रहे।
तो हम 4 को आगे पहुंचाएंगे, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। 4 आगे पहुंचेगा, 4 एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसी तरह से आउटपुट में हमेशा एक कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये कंट्रोल्ड मैनर हो गया। आउटपुट में एक कांस्टेंट सप्लाई मिलेगी। अगर ज़्यादा हो जाएगा मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। और उसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आउटपुट में न्यूट्रॉन्स कम निकल रहे हैं तो सप्लाई कम होती बंद हो जाएगी। तो वैसे आपको इतना डीप में नहीं जाना है, जो मैंने आपको समझाया वही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इन प्लांट्स में यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में, और कूलेंट और मॉडरेटर के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। भारत में अभी 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ये भी ध्यान रखना। और इससे कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है अभी 8180 मेगावाट, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। फादर ऑफ एटॉम बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनके ऊपर अभी मूवी बनी थी। फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब पूछेंगे तो एडवर्ड टेलर कहे जाते हैं। और फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी कहे जाते हैं। अच्छा, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने कहा गुजरात में है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। राजस्थान एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे ये राउतभाटा वाला जो हमने पढ़ा, यही है राजस्थान में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में है। और कुडनकुलम ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस जो कि मैक्लेरन के ड्राइवर है, और उन्होंने अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, ये किस देश के हैं? इनकी नेशनलिटी क्या है? ब्रिटिश हैं ये, और मैक्लेरन की गाड़ी चलाते हैं। नाम है लैंडो नॉरिस। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, इतना ध्यान में रखना। बाकी इससे पहले जो भी रेसेस हुई हैं वो मैंने पूरी लिस्ट आपको सामने लगा दी है 2024 की। कौन कौन सी रेस हुई है उसके नाम है यहाँ पे, कौन कौन विजेता रहे और किस कार कंपनी की वो गाड़ी चलाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF में तो मैं आपको दूंगा ही सही। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछे अगले प्रश्न में कि अभी हाल ही में फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन को। तो आपको पता है नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, और अभी इन्हीं को हंगरी में आयोजित फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि बेस्ट वुमेन प्लेयर चुना किसे? जुडिथ पोलगर को। ये हंगरी की प्लेयर है। अच्छा, फिडे 100 पुरस्कार समारोह, यहाँ पे 100 का मतलब क्या हो गया? 2024 में फिडे की स्थापना हुए 100 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए इस समारोह का आयोजन किया गया और यहाँ पे ये पुरस्कार दिए गए। तो पुरुषों का और महिलाओं में बेस्ट किसे चुना ये मैंने आपको बता दिया है, किस देश से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, स्टार्टिंग वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था चेस से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है, इन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, पहली बार इन्हीं को मिला था। 1991-92 में मिला था इनको। आप बताएंगे अभी लेटेस्ट 2023 का वो किसे मिला था। बाकी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम माइंड मास्टर है। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो डी गुकेश है। पहली महिला फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। और चेस वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था अजरबैजान बाकू में हुआ था, ये 2023 वाला मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि मैं आपको रिलेट करा सकूं कि अभी जो कोप 29 का आयोजन होगा 2024 में वो यहीं पे होगा। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं हम। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में, और ये हमने पढ़ी लिया अभी। फिडे चेस ओलंपियाड 2024 हंगरी के बुडापेस्ट में हो चुका है ये। बाकी फिडे की बात कर लें, जो कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड। इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट हैं आर्कडी डोरकोविच, और वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद। हमारे 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो वैशाली बाबू रही थी, और 85 नंबर के बने थे श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु से हैं। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो, सच बताओ, इन वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैं पूरी दिलो जान से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी। बाकी PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, भारतीय खाद्य सूचकांक में टॉप राज्य रहा केरल। फिर पूछा, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया 21 सितंबर को। फिर पूछा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पे अपना वैश्विक केंद्र शुरू किया? नई दिल्ली।
फिर पूछा बेबी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली? बुध ग्रह। फिर पूछा IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। फिर पूछा केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए बजट जारी किया? म्यांमार। और संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया उत्तराखंड। फिर पूछा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया विशाखापत्तनम में। और केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 2104.06 करोड़ रुपए। और आखिरी प्रश्न था विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फाइनली। तो कल पूछा था अभी नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मार्क रुट्टे को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।